हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू PTS क्लास 8। सबसे पहले मैं आपको 14 सितंबर जो कि आपकी 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक दो लाइन बोलना चाहती हूँ आप हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाना स्टार्ट हुआ था, सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया में इसको कब सेलिब्रेट किया गया था, और ये जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर के राजभाषा के रूप में इसको माना गया है। यानी कि जो हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो हिंदी है 14 सितंबर 1949 को इसको जो राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और इसके बाद 14 सितंबर 1953 में इसको सबसे फर्स्ट टाइम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ये केवल इंडिया की ही राजभाषा नहीं है, बल्कि कई और भी ऐसे कम से कम 9 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और कई देशों की तो ये राजभाषा भी है। तो इसके इंडिया के अलावा ये फिजी जो देश है, फिजी, उसकी भी राजभाषा हिंदी है। और भी कई देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें भी हिंदी बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। तो ये 2-3 लाइनें हिंदी के बारे में थी, जिससे कि आपको पता रहे कि आज क्या स्पेशल डे है। नाउ कम ऑन द टॉपिक। नाउ वी वर डिस्कसिंग द chapter number 2 of history. The name of the chapter was From Trade to Territory, and the company establishes power. In the previous video lecture we have discussed that how through the trade all the foreigner come through the territory of our इंडिया। किस प्रकार से ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रों पर विदेशियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, स्पेशली ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस चैप्टर में हमने आगे जो आपका सेकंड पार्ट था उसमें क्या स्टडी किया था। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किस प्रकार से 16th सेंचुरी में, यानी कि 1600 ईस्वी में, जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी इंग्लैंड की, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको शॉर्ट में EIC भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, EIC। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में ऑलरेडी स्टैब्लिश थी, लेकिन इसको भारत में भेजने के लिए जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उन्होंने एक चार्टर दिया था, यानी कि रिटर्न ऑर्डर दिया था कि आप जाइए ईस्ट साइड में और अपनी कंपनी वहाँ इस्टेब्लिश कीजिए। तो उनका पर्पस क्या था ईस्ट साइड में आने का? उनका पर्पस क्या था कि भारत में अगर वो आएंगे तो यहाँ से जो चीज़ें हैं उनको चीप प्राइस पर खरीद के जाएंगे और यूरोप में उनको महंगे दामों पर बेचेंगे। उनका पर्पस ये था, और उनका एकमात्र अधिकार रहेगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके आने से पहले यहाँ पर ऑलरेडी और यूरोपियंस आ चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1498 में आपका पोर्टुगीज़ आ चुके थे इंडिया में। उसके बाद जो डच थे, यानी कि हॉलैंड और नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको डच कहा जाता है, वो कब आए थे भारत में? 1595 में आए थे। उसके बाद ये जो इंग्लैंड के लोग ब्रिटिशर्स हैं वो आए थे 16th सेंचुरी में। फिर आगे आपके फ्रेंच आए थे। कब आए थे? 1664 में आपके फ्रेंच आए थे। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट में आती है, यानी कि इंडिया में आती है, और किस प्रकार से ये बंगाल में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करती है, और किस प्रकार से भारत से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ये चीप प्राइस पर ले जाते थे। इसमें मसाले आते हैं, इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Yes, now yesterday I told you that the Portuguese comes through the Goa, and now we are starting from here. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer,
who had discovered the sea route to India in 1498. As I told you that the first Portuguese Vasco da Gama comes India through the sea route in 1498. मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और कब आए थे 1498 में। जो वास्को डी गामा है इसने सबसे पहले भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा था। ही वॉज द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू कम थ्रू द सी रूट। ये पहला समुद्री यात्री था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. और लगभग 17th सेंचुरी में जो डच थे वो भी आपके भारत आना स्टार्ट हो गए थे और द डच वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। व्यापार के लिए आना चाहते थे वो भारत में समुद्री मार्ग से। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और जल्दी ही फ्रेंच ट्रेडर्स भी भारत आने की तैयारियां कर चुके थे। द प्रॉब्लम वाज दैट, अब जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि द प्रॉब्लम वाज दैट द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। जो कंपनीज थी ये सारी जो आपकी पोर्टुगीज़ कंपनीज थी या डच कंपनीज थी या जो फ्रेंच कंपनीज थी या जो EIC थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, ये प्रॉब्लम थी। ये सारी ही कंपनीज जो हैं वो एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी क्योंकि भारत में इनका चीप प्राइस था उस समय और ये यूरोप में ले जाकर उनको महंगे दामों में बेचते थे। तो सबका पर्पस एक ही था कि इन चीज़ों को चीप रेट पर यहाँ से ले जाया जाए। तो द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे अच्छी किस्म की कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होती थी जिनकी यूरोप में अच्छी डिमांड थी। और इसके अलावा पेपर, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग जो फॉरेनर्स थे या जो फॉरेनर कंपनीज थी वो किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे भारत से, उन चीज़ों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में भी आज। तो सबसे पहले तो कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होती थी इंडिया में। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो क्या थी, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, यानी कि पेपर मीन्स काली मिर्च, क्लोव्स मीन्स लौंग एंड कार्डमम मीन्स इलायची एंड सिनेमन मीन्स आपकी जो दालचीनी होती है, गरम मसाले हैं ये सारे, ये थे। ये चारों के आपको नाम लर्न होने चाहिए। एक तो कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। इनकी यूरोप में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तो किन किन चीज़ों की, जो इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनकी यूरोप में अच्छी डिमांड थी, तो कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमन, ये चीज़ों की यूरोप में अच्छी डिमांड थी। तो कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज inevitably posed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profits that could be earned। अब क्या था, जो कंपटीशन था वो उनमें यूरोपियंस में ज़्यादा हो चुका था क्योंकि ज़्यादा यूरोपियन कंपनीज थी तो इनकी प्राइस में भी इफेक्ट पड़ता था। तो द वे ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश was by eliminating rival competitors। अब जो अच्छा व्यापार करने का कंपनीज के पास एक ही तरीका था कि एलिमिनेशन किया जाए, जो कंपटीटर हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। तो इसके लिए द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल। यस, द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल। अब इसलिए क्योंकि कंपटीटर्स को क्या करना था, इनको एलिमिनेट करना था, अच्छा लाभ कमाने के लिए, अच्छा बेनिफिट लेने के लिए जो कंपटीटर थे उनको एलिमिनेट करना था, हटाना था। तो इसके लिए अब ये क्या करते थे, ये मार्केट में अपना प्लेस सिक्योर करते थे और जो बैटल्स थे वो भी होते थे बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, जो और व्यापारिक कंपनियां थी उनके बीच में भयानक बैटल्स भी हुए हैं। थ्रू द 17th and 18th centuries they regularly sank each other's ships, blockaded
routes and prevented rival ships from moving the supplies of goods। अब क्या होता था, क्योंकि कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन ज़्यादा था और उनको अब एलिमिनेट भी करना था, तो इसके लिए 17 और 18 सेंचुरी में रेगुलरली जो दूसरी कंपनीज़ थी वो शिप्स थी उनको डुबो देती थी, सैंक कर देती थी समुद्र में ही या ओशन में ही, या जो रास्ते थे सामुद्रिक जो रास्ते होते थे उनको ब्लॉक कर देती थी जिससे कि वो व्यापार ना कर सकें, या उनको रास्ते में ही प्रिवेंट कर लिया जाता था, या उनके सामान की सप्लाई को रोक लिया जाता था। जो शिप्स में सामान ले जाते थे अपने देश को, उनको वहीं पर प्रिवेंट कर लिया जाता था। तो ये सारे काम स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो गया था इसलिए। तो ट्रेड वाज carried on with arms and trading posts were protected through fortification। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या हुआ, जो ट्रेड था वो अब शस्त्रों के साथ होने लग गया था, मतलब इनकी रखवाली के लिए आर्म्स हथियारबंद लोग रहते थे और इनको फोर्टिफिकेशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था। जहाँ पर इन चीज़ों को जो ट्रेडिंग थिंग्स थी या ट्रेडिंग गुड्स थे वहाँ उनको रखा जाने के लिए अच्छी सुरक्षा प्रदान की जाती थी। और फोर्टिफिकेशन का मतलब घेराबंदी, चारों तरफ से किसी भी चीज़ को चारों तरफ से दीवार करवा देना या किलेबंदी करवा देना। तो दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी on profitable trade also led the intense conflict with local rulers। अब इस सब के द्वारा क्या हुआ, जब वो फोर्टिफिकेशन करवाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, जो दूसरी कंपनीज थी उन्होंने फोर्टिफिकेशन करवाना स्टार्ट कर दिया और उनका सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो इससे जो लोकल रूलर्स थे उनका जो ट्रेड प्रॉफिट था उसका लॉस होने लगा। वो ये सारे काम बिना पूछे ही करना स्टार्ट कर चुके थे। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिकल्स। जो कंपनीज थी अब उनको बिना राजनीति के अपने ट्रेड को स्टैब्लिश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश की और फिर उसके बाद अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी इसने सबसे पहले बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट किया था। दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स।